हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हैप्पी संडे। आशा है संडे अच्छा से गुजर रहा होगा। दोस्तों, आज 5-6 दिन हो गए थे किसी नए सेशन को अपलोड किए हुए। आज थोड़ा मौका मिला तो मैं सोचा आज चलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज का सब्जेक्ट है बोइंग और स्क्यू और टॉर्किंग और स्पायरलिटी। 4 सब्जेक्ट है, चारों एक ही तरह का सब्जेक्ट है, इसलिए चारों को ही आज लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं बोइंग मतलब आपने देखा होगा एक गेम होता है बो एंड एरो, तीर धनुष का खेल। तो जब धनुष की आकृति का धागे में घुमाव आए तो उसको कहते हैं बोइंग। और जब घुमाव मान लो ये लंबवत एक सीधी रेखा है और धागा यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ये घूम के ऐसा हो गया, स्क्यू, तिरछापन। तो ये नीचे की जो गैपिंग है उसको हम माप के उसको स्क्यू के रूप में रखते हैं। तीसरी चीज है टॉर्किंग और चौथी चीज है स्पायरलिटी। तो सबसे पहले हम बोइंग और स्क्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों लगभग एक ही तरह की दिक्कत है और एक ही तरह से नापी जाती है और एक ही तरह से इसका समाधान निकलता है। तो दिक्कत के बारे में जानने से पहले हम समझें कि दिक्कत आती कहाँ है और क्यों है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं जब धागे की बुनावट करके फैब्रिक बनाया जाता है तो वहाँ कोई टेंशन, दबाव, घुमाव नहीं होता। एक रेखा बिल्कुल लंबवत एक धागा जा रहा होता है और एक ऐसे ऐसे बुना जाता है वेफ्ट बार, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होता। तो बुनावट में कहीं भी बोइंग नामक बीमारी नहीं आती है, सबसे पहली बात। अब आती कहाँ है? जब बुनावट के बाद का प्रोसेस है डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, स्टेंटरिंग, ड्राइंग रेंज पे सुखाना, ये सारे जो प्रोसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन आता है। अगर वो टेंशन सही दिशा में ना हो, किसी की मिस्टेक हो, गलती हो, तो उसकी वजह से ये धागे का वेफ्ट बार जो होता है उसमें घुमाव आ जाता है। वो घुमाव या तिरछी रूप में हो सकता है या बो के रूप में हो सकता है, धनुष की आकृति का हो सकता है। अब ये आएगा कैसे? देखिए, एक जनरल और बेसिक रूल है फैब्रिक की प्रोसेसिंग का कि जब भी हम कभी भी फैब्रिक के बहुत सारे थानों को इकट्ठा करके जोड़ते हैं तब जाके किसी प्रोसेस में डालते हैं। एक थान तो होता नहीं 10,000 मीटर का, 100 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ऐसे थानों को एक आपस में जोड़ते हैं, फिर बनता है 8-10 हज़ार मीटर का बैच जो चलता है मशीन पे। अब ये जो बीमारी आती है सबसे पहले आती है थानों की जोड़ने की प्रक्रिया के समय ही। अगर किसी ने ऐसे तिरछा कटा हुआ है, कोई सीधा कटा हुआ है, सबको मिला के ओवरलॉक से सिल दिया और मशीन पे चला दिया, तो किसी में 10 इंच गलत कटा होगा, वो पूरा 10 इंच पूरे थान के अंदर स्प्लिट होगा और वो बोइंग में बदल जाएगा। वो तिरछा कटा हुआ है, जो शेप है वैसा ही शेप होता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा सब धागा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम थान को जोड़े, ग्रीस फैब्रिक, ग्रीस डाइंग के पहले या किसी भी स्कोरिंग बॉयलिंग प्रोसेस के पहले जब भी जोड़े, या बीच में भी कभी कोई थान एक दूसरे से अलग हो गया किसी कारणवश फट के, तो जब भी जोड़े तो करना क्या है, उनको सीधा फाड़ना है। जब भी हम फाड़ेंगे कपड़े को तो एक वेफ्ट बार पे फटेगा, सीधा फटेगा। तो इधर वाले थान को भी सीधा फाड़ दिया, दूसरे वाले थान को भी सीधा फाड़ दिया, दोनों की लाइन हो गई बिल्कुल सीधी। फिर उसको सीधा पकड़ के सिल देना है। ऐसे अगर हम एक दूसरे थान, सारे थान्स को ज्वाइंट करेंगे और सीधे रूप से हर मशीन पे चलाया जाएगा ध्यान देके, तो कहीं बोइंग की संभावना नहीं रहेगी। बोइंग कितनी रहेगी? 2-3%, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक पे मान्य है, हर बायर के द्वारा मान्य है। विड्थ का 3%, मतलब 60 इंच का विड्थ है तो 1.8, 60 × 3 180, तो 1.8 इंच इतना बोइंग आ रहा है तो मान्य है, और उससे कपड़े गारमेंट बनाने में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होगी जब हमने वो ध्यान नहीं रखा कि तार को सीधा नहीं किया, फाड़ के सीधा नहीं किया, उसको सीधी सिलाई नहीं करी, तो बोइंग आता चला जाएगा। ऐसे ही स्क्यू भी बनता है। अगर ज्यादा तिरछा कटा हुआ कोई कपड़ा है, एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों को इकट्ठा करके जोड़ के सिल दिया तो पूरे में स्क्यू आएगा। तो हमें सबसे बड़ी सावधानी हमें बहुत ग्राउंड लेवल पे ही करनी होती है जब हम एक थान से दूसरे थान को जोड़ते हैं। और कभी बोइंग आ भी जाता है तो उसका निदान भी ऐसे ही किया जाता है, सारे थान को वापस से किनारी से मतलब बिल्कुल सीधा फाड़ा जाता है, फिर सीधी सिलाई की जाती है, स्टेंटर मशीन में सीधा करके निकाल दिया जाता है, बोइंग हो गया, खत्म। अब है सवाल कि बोइंग या स्क्यू को मापते कैसे हैं। इसको मापने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेंगे, आधा मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर का लिए, विड्थ में टी स्केल रख के बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन खींचे, सीधी लाइन। एक तरफ का सेलवेज को सीधा रखे और उस पर टी रख दिए, टी स्केल, ऐसा होता है टी स्केल।
रख दिए, एक तरफ के सैलवेज पे टी वाला पॉइंट रखे, लंबवत लाइन सीधी किए, स्केच पेन से एक सीधी लाइन खींची, फिर जहाँ टी का जॉइंट पॉइंट है वहां से एक धागा निकाला, हल्का सा एक धागा धीरे 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 खींच के निकाल दिया, पूरा वेस्ट बाहर निकाला। अब धागा निकला, वो टी स्केल से वो शेप बना रहा है या ऐसे घूम रहा है स्क्यू में, तो वो सबसे ज्यादा जो अधिकतम दूरी होती है उसको हम नापते हैं। मान लो 60 इंच का वृत्त है, 4 इंच का डिफरेंस आया सबसे मैक्सिमम, तो 4 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा आपका बोइंग का परसेंट या स्क्यू का परसेंट। तो ये तो हो गया पूरा बोइंग और स्क्यू का खेल। होता कैसे है, क्यों आता है, कैसे सही किया जाता है, कैसे मापा जाता है, ये पूरा आपने समझ लिया। यही है सिंपली बोइंग। अब इस बोइंग के आने से होता क्या है, क्यों बोइंग को हमें नापना है, क्यों नहीं नापे तो क्या होगा। दोस्तों जब बोइंग होगा तो क्या करेगा, अगर कटिंग सीधी कर दी हमने, नॉर्मली सीधी कटिंग होती है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, धागा सीधा ही व्यक्तवाद होना चाहिए, लेकिन था नहीं सीधा, तो काट करके सिल दिया। बाद में क्या होगा, जो बॉटम पॉइंट है ड्रेस के नीचे का जो बॉटम पॉइंट है वो सीधा काट के सीधा सिल दिया। बाद में क्या होगा, पानी में जाएगा धागा, फिर वही जितना घुमा था अपना घुमाव के शेप में आ जाएगा, साइड में हाई उठाव आ जाएगा, हो सकता है साइड से इधर उधर भी हो जाए, वो पूरा फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और फिटिंग अच्छी नहीं मतलब ब्रांड का नाम खराब, पहनने वाले को संतुष्टि नहीं, देखेगा जो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बोइंग को बहुत ध्यान रखना है, बोइंग नापना है, और विद इन लिमिट, यानी 3% ऑफ वर्थ से ज़्यादा हो तो जरूर से जरूर अपनी रिपोर्ट में दिखाएं, अपने सीनियर्स को बताएं। बहुत ज़्यादा हो तो शोर मचा के बताएं, क्योंकि गलती से आगे चला जाएगा तो गारमेंट का रिजेक्शन होगा, कहीं ना कहीं फिर सबके लिए दिक्कत ही रहेगी, संस्थान की दिक्कत तो हमारी दिक्कत। और एक और चीज़ है, एक और बोइंग होता है प्रिंट बोइंग। कई बार एक डिजाइन होती है जो विड्थ वाइज, मान लो एक स्ट्राइप छपा, प्रिंट बोइंग में हमें बहुत ध्यान रखना है। मान लो कपड़े का तार तो सीधा टेढ़े तार पे उसने छाप दिया, छाप के उसको खींच तान करके कर दिया सीधा, अब लाइनें दिख रही है सीधी बिल्कुल। विड्थ में एक स्ट्राइप है, कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्राइप है, त्रिभुज है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी बना है ऐसे फुल विड्थ में, तो बाद में सीधा कर दिया और दिखेगा सही कि हाँ सीधा है। लेकिन जब हम फाड़ेंगे धागे को, ऐसे फाड़ेंगे तो पता लगेगा इस स्ट्राइप पे फाड़े और धागा इधर ऐसे भाग गया। अब स्ट्राइप दिख रही है, यहाँ से ये लाइन शुरू हो रहा है, सपोज करो यहाँ से ये लाइन शुरू हो रहा है, और हमने धागा निकाला तो वो आके यहाँ मिल गया। इससे क्या होगा, जैसे ही तार सीधा करके बनाएंगे बॉटम पे डिजाइन खराब लगेगा। अगर बॉटम को सही कर दिया तो कपड़े की बोइंग आके गारमेंट का साइड उठेगा, फिटिंग सही नहीं बैठेगी, डमी पे सेट नहीं बैठेगा, पहनने वाले को सेट नहीं लगेगा, और अगर उसको सेट किया तो डिजाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रिंट बोइंग को जरूर चेक करें जब भी कोई प्रिंट आपको विड्थ में कोई लाइन, कोई स्पष्ट आकृति है जो सीधी मिलान करके बॉटम पे पकड़ में आ सकता है, उसमें हम जरूर प्रिंट बोइंग करेंगे। कोई कोई प्रिंट होता है ऑल ओवर प्रिंट, बहुत सारे डिजाइन मिलकर भरे हुए होते हैं, उसमें पकड़ में नहीं आता कि बॉटम थोड़ा आरा तिरछा भी कट गया, डिजाइन इधर उधर भी हो गया, तो आंखों से नहीं पकड़ आएगा, उसमें उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें फाड़ने पर कोई डिजाइन की एक सीधी रेखा प्रतीत हो रही है, वहां जरूर चेक करें प्रिंट बोइंग। तो ये हो गया बोइंग, स्क्यू, प्रिंट बोइंग। अब आते हैं टॉर्किंग की ओर। टॉर्किंग क्या है? जिस तरह हम विड्थ में देख रहे हैं कि धागे का घुमाव हो रहा है, लेकिन बोइंग में हम क्या, सब कुछ प्रोसेस अनवास में चेक होकर रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन टॉर्किंग में ऐसा नहीं होगा। टॉर्किंग में लेंथ का धागा कभी कभी सीधा लगेगा, लेकिन उसकी ट्विस्ट के अंतर के कारण जैसे ही वो पानी में जाएगा वो एक तरफ को घूम जाएगा। तो जानते हैं गारमेंट्स का सारा पोर्शन हम लेंथ पे काटते हैं, ऑन ग्रेन काटते हैं, और लेंथ में वॉशिंग के बाद घुमा होगा तो क्या होगा, आप काट के फिट करके अनवास को तो डम्मी पे सेट बिठा दोगे, सेट आएगा क्योंकि आपने काटा वाटा सब सही। लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा एक तरफ को ऐसे घूम जाएगा, तो एक तरफ का साइड उठ जाएगा, एक तरफ का साइड लटक जाएगा नीचे की ओर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए जो टी स्केल का उपयोग हमने बोइंग में किया था, हूबहू वही करेंगे, लेंथ में लगाएंगे। बोइंग में विड्थ में लगाया था, इसमें लेंथ में लगाएंगे। लेंथ में टी से मार्क करेंगे। मान लो टी का सारा सेक्शन हमने पीले रंग के फैब्रिक मार्कर से मार्क कर दिया, टी बना दिया। अब उसको डाल दिया पानी में,
उस रेसिपी के अनुसार जैसे गारमेंट को वॉश होना है। पानी में डाल के धुल के सुखा के स्टीम करके जब लाएंगे तो टी के ऊपर वाले सिरे को सीधा रखते हुए उसी लाइन पे टी को बिठाएंगे तो पाएंगे कि नीचे वाली जो लंबवत लाइन थी वो कहीं ना कहीं अब नई लाइन एक बन गई है। उस नई लाइन को हम डिफरेंट कलर के स्केच पेन से मार्क कर देंगे। उसको कट 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 करके ही मार्क कर सकते हैं, जिससे पता लगे कि बिफोर वॉश वाला पीला मार्किंग था, आफ्टर वॉश वाला नीला मार्किंग है। अब पीले और नीले मार्किंग के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टॉर्किंग। ये हुआ टॉर्किंग। उसको भी वैसे ही नापेंगे। मान लो 50 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो 100 में कितना हुआ? 6% हो गया। तो ये हुआ टॉर्किंग टेस्ट। तो इस प्रकार से टॉर्किंग टेस्ट भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली ये ट्विल वीव फैब्रिक में किया जाता है कि उस वीव में बहुत ट्विस्ट होता है और वो ट्विस्ट कई बार स्टेंटर पे फिनिश सीधा दिखेगा लेकिन पानी में जाके ट्विस्ट अपना रंग पकड़ लेता है और घूम जाता है उस दिशा में और जिधर ट्विस्टिंग ज़्यादा है। तो टॉर्किंग का टेस्ट भी बहुत जरूरी है, इसको टेस्ट करना चाहिए। टॉर्किंग का एक दूसरा भाई है स्पारल्टी। ये नॉर्मली होता है निट फैब्रिक में, निटेड फैब्रिक में हम स्पारल्टी चेक करते हैं। इसका चेकिंग का मेथड थोड़ा अलग है, सिंपल है। आपको एक 100 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लेना है, उसको फोल्ड कर देना है आधा पे, तो आपका 50 सेंटीमीटर का एक तकिए के कवर जैसा बन गया। उसकी 3 साइड को आप सिलेंगे, ऐसे 3 साइड सिल दिया, टक 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 सिल के उसको डाल दिया पानी में। कैसे? जैसे आपको गारमेंट को वॉश करना है, उसको डाल दिया पानी में, उसी रेसिपी से वॉश किया, सुखाया, स्टीम किया। फिर आप उसको झटकोगे, स्टीम नहीं भी करो, पानी में डालो के सुखा लो, फिर उसको नॉर्मल ऐसे ऐसे थोड़ा 2-3 बार झटके तो क्या देखोगे? ऊपर वाला साइड से सीधा कर दिए। अब क्या इधर जो सीधी सिलाई होनी थी वो आ गई आगे की तरफ, इधर वाली चली गई पीछे की तरफ। तो एक डिफरेंस आ जाएगा सिलाई में ना। फ्रंट में आपको देखेंगे कि पीछे वाली सिलाई जो आगे आ गई, सीधा बिठाने पे गारमेंट को जो डिफरेंस होगा 50 सेंटीमीटर मान लो 5 सेंटीमीटर, 100 में हो गया 10%। इसको बोलते हैं स्पारल्टी। ये भी सिंपल है, ये भी जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो गारमेंट बनने के बाद, धुलने के बाद एक सिलाई आ जाएगा पेट पर, एक सिलाई चली जाएगी पीठ पर। क्वालिटी का कल्याण, यानी कहीं क्वालिटी पैरामीटर स्किप हुआ, फिर वही पकड़े जाएंगे किसने चेक किया, किसने नहीं किया, और अंत में कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर उंगली उठ जाएगी। तो इसलिए इस स्पारल्टी टेस्ट को भी करना ना भूलें। ये चारों टेस्ट बहुत ही आम है और इनका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं गारमेंट की क्वालिटी हो जाएगी खराब। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये चारों सेशन कैसा लगा, कितना समझ पाए? कुछ और भी सवालात हो आपके तो कुछ शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं ग्रिड लगाता जाऊंगा जिससे थोड़ी बहुत समझ आएगी कि वो है क्या जो मैंने बताया वो कैसे कैसे है। उसको कोरिलेट कर पाएंगे इन बातों को और उसको, तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए बाय बाय।